हेलो एवरीवन, वेलकम टू किंग स्टडीज। आज है 24 जून। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 एम्स टू अचीव एक्सपोर्ट्स ऑफ $1 trillion by 2030. And second, the policy introduces the concept of districts as export hubs to promote exports at the district level. और यहाँ पर आपको बताना है कि इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2023 उससे संबंधित कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री announced the foreign trade policy 2023 which came into effect from April 1st 2023. So it sets a $2 trillion target for exports of goods and services by 2030 with a shift from incentives to remission and entitlement based regime. So the trade policy focuses on process re-engineering and automation, recognizing new towns through Towns of Export Excellence Scheme and amnesty for exporters to close pending authorizations. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 की बात करें तो इसके 4 पिलर्स हैं जिनमें है एन इंसेंटिव टू रिमिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट and e-initiatives, and fourth, emerging areas e-commerce as common policy. So ये 4 पिलर्स हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के। और आपने देखा कि जो $2 ट्रिलियन का टारगेट है वो टारगेट ईयर है 2030। सो इस पॉलिसी का एम है टू क्रिएट अ फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस टू एक्सेस एक्सपोर्ट बेनिफिट्स एंड ऑल्सो टू इंकरेज ग्रास रूट एक्सपोर्ट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Fostering Effective Energy Transition 2024 report is released by which organization? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2024 जो रिपोर्ट है वो निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी की गई है। आपके ऑप्शंस हैं IEA, UNEP, WEF या फिर IRNEA। आपको बताना है कि एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। आप यहाँ देख सकते हैं, द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इवेल्युएट्स 120 countries on their energy system performance and readiness for secure, sustainable and inclusive energy systems, focusing on the shift from fossil fuels to renewable energy to reduce CO2 emissions. So the key findings from the report highlight that the clean energy infrastructure investments reached 1.8 trillion in 2023, with 90% the growth occurring in advanced economies and China. So इस रिपोर्ट के अनुसार जो टॉप परफॉर्मेंस है वो है स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस। और इंडिया का एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में रैंक है 63। So notably, 8 countries including Bhutan and Panama achieved net zero emission in 2022. So आपने देखा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा और भारत की रैंक है इसमें 63। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल एडवोकेसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1971 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
By what percentage does DGCA aim to increase the share of women in the aviation workforce by 2025? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है डीजीसीए का लक्ष्य 2025 तक विमानन कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। आपके ऑप्शन है 15%, 20%, 25% या फिर 30%। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये टारगेट है 25% का। तो आप यहाँ देख सकते हैं द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन एम्स टू इंक्रीज द शेयर ऑफ वुमेन in the aviation workforce to 25% by 2025. So the circular advises stakeholders to promote enhanced representation of women in the aviation workforce. Stakeholders are encouraged to introduce leadership and mentorship programs for women in their organization. And the circular also addresses the importance of promoting a better work-life balance for women employees, and the circular is in line with the principle of gender equality enshrined in the Indian Constitution. So आप ध्यान रखेंगे डीजीसीए के द्वारा जो 25% का महिलाओं को रखना है, महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है एविएशन वर्कफोर्स में 25% तक उसको करना है बाय 2025। डीजीसीए की बात करें, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रेगुलेट सिविल एविएशन, and it became a statutory body under the Aircraft Act 2020. So DGCA investigates aviation accidents and incidents, and it also maintains all regulations related to aviation and is responsible for issuance of license pertaining to aviation. इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान समय में इसके डायरेक्टर जनरल हैं विक्रम देव दत्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Launched the first of its kind skin bank for the treatment of severe burn injuries in defense. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है रक्षा क्षेत्र में गंभीर रूप से जलने की चोटों के इलाज के लिए अपनी तरह का पहला त्वचा बैंक किसने लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने। आप यहाँ देख सकते हैं Indian Army launched the first of its kind skin bank facility aimed at revolutionizing the treatment of severe burn injuries and other skin-related conditions for service personnel and their families. So this initiative was announced by the Army Hospital in New Delhi, making it the first such facility to be established within the Armed Forces Medical Services. So the launch of this facility demonstrates the Indian Army's commitment to the health and well-being of its service members and their families. So आप ध्यान रखेंगे अपनी तरीके का पहला जो स्किन बैंक लॉन्च किया है वो किया है इंडियन आर्मी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ईस्ट एशिया समिट। यहाँ पर पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द समिट इंक्लूड्स मेंबर फ्रॉम ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया एंड ओशिनिया। एंड सेकेंड, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड रसिया आर नॉट मेंबर्स ऑफ ईस्ट एशिया समिट। और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं
The East Asia Summit is a regional forum held annually by leaders of initially 16 countries in the East Asian, Southeast Asian, South Asian, and Oceanian regions based on the ASEAN Plus 6 mechanism. So membership expanded to 19 countries, including Russia and United States, at the 6th East Asia Summit in 2011. Since its establishment, ASEAN has held the central role and leadership in the forum. और पहला ईस्ट एशिया समिट का जो पहला समिट हुआ था वो हुआ था 2005 में कुआलालंपुर, मलेशिया में। सो आपने देखा कि ईस्ट एशिया समिट जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2005 में एज एन एसोसिएशन, एज एन आसियान लेड इनिशिएटिव। So the idea of an East Asia grouping was first proposed by Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad in 1991 और फाइनली इसको एस्टैब्लिश किया गया है 2005 में। सो ईस्ट एशिया समिट के गोल्स की बात करें तो इसके गोल्स में आता है डायलॉग और कोऑपरेशन को इनहांस करना, इसके साथ ही इंश्योर करना ट्रांसपेरेंट एंड प्रिडिक्टेबल बिहेवियर, प्रमोट स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट, and also to contribute rule-based approach to managing interstate relations. So ये इन सब क्षेत्रों में कार्य करता है। 2024 की बात करें तो ईस्ट एशिया समिट की जो चेयरमैनशिप है वो है लाओस के पास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding BRICS Games 2024. यहाँ पर आपसे ब्रिक्स गेम्स 2024 से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द इंडियन मेन टेनिस टीम्स बैग अ ब्रॉन्ज मेडल बाय डिफीटिंग उज्बेकिस्तान, एंड सेकंड ब्रिक्स गेम्स 2024 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन रशिया। और आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि ब्रिक्स गेम्स से संबंधित कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इस वर्ष इसका आयोजन रूस के द्वारा किया गया, आप यहाँ देख सकते हैं। सो द 2024 ब्रिक गेम्स इज एन इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट कॉम्पिटिशन रनिंग फ्रॉम 12th to 23rd of June 2024 in Kazan, Russia. Organized by countries belonging to the Economic Association BRICS and is held in Kazan in connection with the Russia's chairmanship of BRICS in 2024. So BRICS गेम्स का आयोजन रशिया के कजान में किया गया। इसके साथ ही आपको पता होगा कि 2024 में जो ब्रिक्स की मेंबरशिप है वो भी रशिया के पास है। So the tradition of holding sports event in the BRICS chair country began in 2016 with the first football tournament held in India. By 2017 and 2018, the BRICS countries had expanded the games to include 3 sports, and notably in 2021, under India's chairmanship, the BRICS games were aligned with the Khelo India Games, showcasing a unique blend of international and national sporting events. और ब्रिक्स गेम्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट प्लेस पर मेडल टैली में जो कंट्री रही है वो है रशिया, सेकंड पर बेलारूस और थर्ड पर चाइना रहा। भारत की रैंक इसमें रही है 8th और भारत ने इस इवेंट में 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। इसके साथ ही ब्रिक्स की बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मेंबर कंट्रीज की बात करें तो फाउंडिंग मेंबर्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना थे। उसके बाद इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा और हाल ही में 2024 में इसमें 4 और कंट्रीज जुड़ी हैं जो कि हैं ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो वर्तमान समय में ब्रिक्स में टोटल 9 मेंबर्स हैं। सो इसको एस्टैब्लिश किया गया 2009 में और आपने देखा कि वर्तमान समय में इसके टोटल 9 मेंबर्स हैं और करंट जो चेयरमैनशिप है वो है रशिया के पास।
सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।